नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और कांकेर में मारे गए 29 नक्सलियों के शव कांकेर ले जा चुके हैं और उनका पोस्टमार्टम होगा, साथ ही उनकी पहचान भी कराई जा रही है। आईजीपी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी और इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने ग्राउंड जीरो का भी जायजा लिया है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और घटनास्थल का जायजा भी लिया और यहां पर कई सारे साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 29 नक्सलियों के शव कांकेर लाए जा चुके हैं और अब उनका पोस्टमार्टम होगा, साथ ही उनकी पहचान भी कराई जाएगी। आईजीपी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और आपको बता दें कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी मौका वारदात पर पहुंची थी और पूरा जो घटना स्थल है वहां पर मुआयना करती भी नजर आई है और कई सारे साक्ष्य भी देखने को मिले हैं और कई सारे हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो भी बरामद किए गए थे कल। और ये पूरी तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रही हैं। जो नक्सली सामग्री है वो बरामद की गई है, कौन कौन से हथियार नक्सलियों के पास थे वो भी बरामद किए गए हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में नक्सलियों के पास ये हथियार मौजूद थे, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने बरामद कर लिया है। तो देखिए, 29 नक्सलियों के मारे जाने की कल जानकारी निकल के सामने आई थी और अब उनकी पहचान और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और आईजीपी सुंदरराज ने पूरी जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरकार नक्सलियों के पास कितनी भारी संख्या में ये जो हथियार थे वो मौजूद थे और कई सारी अन्य सामग्रियां भी नक्सली संबंधी मिली हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी और संवाददाता सत्यप्रकाश कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी टीम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहुंची कांकेर, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली है, बयां करिएगा। देखिए, तस्वीरें स्पष्ट तौर पे बयां कर रही है कि प्लान्ड नक्सल ऑपरेशन को अंजाम जो जवान हैं उन्होंने दिया है और नक्सलियों को घेर कर मारा गया है। बड़े हार्डकोर नक्सली थे और ऐसे नक्सलियों का जमावड़ा वहां पे था जिन नक्सलियों का दहशत उस क्षेत्र के लोगों पे इस कदर है कि 2-3 ग्रामीण ऐसे मिले जो नक्सली खौफ की वजह से वोट तक नहीं डालते। एक करीब 60 साल के बुजुर्ग से जब मैंने बात की, पहले सहमे, डरे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कुछ खुलकर बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने आज तक वोट नहीं डाला। मैंने वोट क्यों नहीं डाला? तो डर की वजह से वोट नहीं डाला। मैं बोला कि अब तो नक्सलियों की कमर तोड़ी गई है, अब तो नहीं डरेंगे आप, अब तो वोट डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी भी डर है, मतलब कि नक्सलियों की कमर तोड़ी गई है लेकिन नक्सलवाद के नासूर को जड़ से खत्म किया जाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह की कटिबद्धता, जिस तरह की प्रतिबद्धता जवानों की दिख रही है और जिस तरह से हमने उस तस्वीर को देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से बीएसएफ के जवान जो गमछी लपेटे रहते हैं उसको 2 बल्लियों में बांध के वो अपने साथियों को, घायल साथियों को लेकर आए और उसके निशान वहाँ पे मौजूद है और उसके बाद उन्हें जो है इलाज के लिए भेजा गया। जब उन्होंने अपना मेडिकल फर्स्ट एड किया उस दौरान की चीज़ें मौजूद है। खून से लथपथ ज़मीन वहाँ पे दिखाई दे रही है, गोलीबारी के निशान हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक तरह से नक्सलियों पे सर्जिकल स्ट्राइक ये जवानों का था, बीएसएफ और डीआरजी के जवानों का। लेकिन अभी कई और सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लग रहा है बचा हुआ है जिससे ग्रामीणों में वो खौफ जो पैदा करने की कोशिश करते हैं वो खौफ चला जाए। वोटर आईडी कार्ड मैंने पूछा ग्रामीणों से कि है क्या आपके पास, तो उन्होंने कहा कि हमने बनवाया नहीं, बहुत दबाव रहता है। आधार कार्ड है हमारे पास, राशन कार्ड है हमारे पास, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं। हालांकि मैंने अपील की और प्रशासन से भी ये अपील करेगा जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कि ऐसे लोग जो उन इलाकों में रहते हैं जिन्हें वोट देने का मन है लेकिन नक्सलियों के बहिष्कार की वजह से, उनके खौफ की वजह से, क्योंकि एक बेहद बारीक और महत्वपूर्ण बात मैं भी बताना चाहता हूं, करीब 20 किलोमीटर पगडंडी वाले रास्ते से जब हमारी टीम बढ़ रही थी उस दौरान 4 जगहों पे कम से कम 4 नक्सलियों के जो लाल स्मारक होते हैं जहां पे उनके झंडे लगे रहते हैं वो मौजूद
मौजूद थे, उन्हें भी तोड़ा जाना जरूरी है, जिससे नक्सलियों का दहशत उस क्षेत्र में खत्म हो। जब जब नक्सलियों का वो स्मारक ढहाया जाता है पुलिस के द्वारा, सैनिक बलों के द्वारा, तब तब लोगों का विश्वास प्रशासन और पुलिस पे सत्यप्रकाश, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से आपने इस बात का जिक्र किया कि आपने एक बुजुर्ग से बातचीत करी, उसने कहा कि डर का माहौल रहता है। अब कल जब इतनी बड़ी घटना को हमने देखा है, जब 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है, तो क्या अब लोगों में भी किसी तरह की समझाइश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चुनाव आने वाले वक्त में है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो क्या लोगों को भी ना कहीं आश्वासन देने की कोशिश हो रही है कि अब सब बेहतर है, अब वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, वोट देने जा सकते हैं? देखिए, अगर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन मेरी बात को सुन रहा होगा और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते मैं ये बेहद जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सुन ही रहा होगा, तो जरूर लोगों को जाकर अवेयर करना चाहिए। भले पुलिस फोर्स के साथ जाए अगर घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन लोगों को बताए, उनके हकों हकूक को बताए, उनके अधिकार को बताए। लोकतंत्र के प्रति उनकी जागरूकता होनी चाहिए, और ये जागरूकता अगर उनमें नहीं है किसी डर और भय की वजह से, तो ये बेहद जरूरी है कि निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन जो है, ये जागरूकता उनमें लाए, उस खौफ को, माहौल को खत्म करे। हालांकि कोशिशें इस ओर लगातार हुई है, और हमने वो तस्वीर बार बार दिखाई है कि कैसे पहली दफा कहीं पे मतदान होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों की हमने तस्वीर दर्शकों को दिखाई थी, जहां पहली दफा मतदान हुआ। इस बार भी लोकसभा में कुछ ऐसे बूथ होंगे जहां पहली दफा मतदान होगा। तो ये कोशिशें लगातार चल रही है, और ये कोशिशें और तेज होगी, तब मुझे लग रहा है कि जाके ये लोकतंत्र जीतेगा नक्सलवाद पे, और ज्यादा मजबूत होगा, जब ऐसे लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, अब तो हमें वोट देना है। हालांकि मैंने बार बार अपील की उस बुजुर्ग से कि नहीं काका, आप वोट जरूर दीजिएगा, नक्सलवाद के मुंह पे तमाचा ऐसे ही मारा जाएगा। सत्यप्रकाश, एक और बात की जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से हथियार बरामद किए गए हैं, जिस अंदाज में अगर नक्सल सामग्रियों को देखा जाए तो एक बहुत भारी संख्या ये रही है, तो क्या इसके पीछे की पूरी मंशा रही थी? क्योंकि एक जगह पर इतनी संख्या में नक्सली इकट्ठा हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक पूरी बड़ी प्लानिंग रही होगी, और क्या वो प्लानिंग को अभी परख पाए हैं सुरक्षाकर्मी, ताकि आने वाले वक्त में जो वहां से नक्सली चले गए हों, जो बच गए हों, उनकी वो आइडियोलॉजी पर कहीं ना कहीं प्रहार हो पाए? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, और जो मैंने अनुभव किया, जिस तरह से मैंने अधिकारियों से बात की है, जो मेरे सोर्सेज है, एक तरह से बड़ा इनपुट मिला था पुलिस महकमे, और नक्सली एक ग्रुप बना के बैठे हुए थे और एक बड़ी रणनीति बना रहे थे, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की, और एक ग्रुप बना के पहाड़ी की चोटी पे, मतलब ये जवान थे जो मोटिवेटेड थे, और हम लोगों ने अच्छे से कॉर्डन किया और एक अपना कार्रवाई की। सर, उन लोगों का क्या फॉर्मेशन था, कौन सी टीम रही होगी उनकी? नक्सलियों का ये उत्तर बस्तर डिवीजन, अभी जैसे नक्सलियों का मतलब हमको सूचना जो मिला था, शंकर, ललिता, रूपी, ये लोग आए हुए हैं, और मीटिंग करके अभी चुनाव होने वाला है। तो जो क्षेत्र हमारा इनकाउंटर हुआ है वो नारायणपुर जिले का क्षेत्र आता है। तो चुनाव में ये लोग कुछ पिछले बार जैसे मरबेड़ा कैंप से पार्टी निकली हुई थे, रेंगाबाई में बम ब्लास्ट हुआ था, जब जवान शहीद हुआ था, और जो पीठासीन अधिकारी थे वो लोग घायल हुए थे। तो इस बार भी इन लोगों को ऐसा ही प्लानिंग था कि पुलिस पार्टी और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और चुनाव को प्रभावित किया जाए। इस मंशा में ये लोग इकट्ठा हुए थे, और अभी टीसीयूसी का समय चल रहा, तो टीसीयूसी के समय में हर साल ये लोग कोई बड़ी घटना करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने प्लानिंग के तहत उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किए और सफलता मिली। सर, इससे पहले भी बहुत सारे एनकाउंटर में आप पार्टिसिपेट किए हैं और सक्सेसफुल रहा वो एनकाउंटर, तो ये किस टाइप का चैलेंजेस रहा इसमें? ये चैलेंज था क्योंकि बाकी समय में पानी का, जिसे नाला नहीं है, पानी नहीं है, जिसे हम कुछ दूर गए, गर्मी के समय है तो पानी प्यास बहुत ज्यादा लगता है, लड़के 5 लीटर 6 लीटर पानी कैरी करते हैं। तो इस बार चैलेंज में ये था कि पानी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमको ऐसा जगह ढूंढना था जहाँ पे पानी मिले, और पानी मिलने के बाद भी धूप में पूरा चलना है। इसका एकदम कंफर्म नहीं था कि जहाँ हमको सूचना मिला है इनकाउंटर होगा, लेकिन ये था कि हम उस पहाड़ को पूरा सर्च करेंगे, उस पहाड़ को सर्च करते हुए हम लोग वापस जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ रुकेंगे भी, वापस नहीं आएंगे, रात में रुके, नाइट हाल्ट भी करेंगे। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे, लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी
पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही। तो वो लोग पहले से तैयारी हो गए थे कि हमारे पास फोर्स आ रही और इनको नुकसान करेंगे। और 1 महीना पहले भी हमारा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक 47 लाए थे और एक LGS कमांडर नागेश का इनकाउंटर किए थे। उस इनकाउंटर में हमारा एक जवान शहीद हुआ था। तो ये लोग फिर से सोचे कि इस बार बड़ा संख्या करना है, क्योंकि हर साल नक्सलियों के द्वारा बड़ी संख्या में TCUC के दौरान पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो उनका प्लानिंग फिर से वैसा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने और हमारे जवानों ने आत्मविश्वास जगाते हुए अच्छा काम किया और 29 नक्सलियों का डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली। सर, काफी हैवी मात्रा में वेपन्स और बहुत सारी चीजें मिली है और माड़ एरिया में एनकाउंटर रहा, तो क्या लगता है इस एरिया में अब कमजोर हो रहे हैं? सर, माड़ एरिया का ये पूरा एरिया जो लगता है, ये माड़ का एरिया लगता है और यहाँ पे नक्सलियों का अलग अलग फॉर्मेशन है। एक जनताना सरकार से लेके RPC है, LOS है, LGS है, मिलिट्री प्लाटून है, मिलिट्री कंपनी है और बड़े बड़े जो CC मेंबर होते हैं वो ज्यादातर माड़ एरिया में रहते हैं। तो वो एरिया जहाँ हमारा इनकाउंटर हुआ, वो एरिया में कब नक्सली की संख्या बढ़ जाए, कब नक्सली हमको घेर ले, कब नक्सली हमारे साथ निकलने दे, उसका कोई पता नहीं रहता है, क्योंकि वो सबसे हार्डकोर एरिया माना जाता है नक्सलियों का, माड़ एरिया है। कोटरी नदी पार करने के बाद उधर से जाकर वापस आना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो हम लोग इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखे थे कि इनकाउंटर करने के बाद ज्यादा टाइम तक वहां रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वो निकलने में फिर वो लोग नदी पार करते समय वो लोग एम्बुश करेंगे या हमको परेशान करेंगे। तो फायरिंग होने के बाद हम डेड बॉडी रिकवर किए और तुरंत वापस आए। सर, 29 बॉडी तो रिकवर हुई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि शायद उनका नंबर बढ़ सकता है या कुछ लोग काफी हैवी मात्रा में इंजर्ड रहे होंगे। हाँ, वहाँ फायरिंग होने के बाद बहुत कम समय मिला हमको कॉर्डन सर्च करने का, फिर भी हम लोग को जितना पना सर्च किए और संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि फायरिंग बहुत टाइम तक चला, 12 बजे से 4 बजे तक फायरिंग चला। तो संभावनाएं बहुत सारी है कि अभी और भी वहाँ नक्सली होंगे और सर्चिंग पार्टी अभी सर्चिंग कर रही है। जैसा भी होगा तो बताएंगे आपको। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, आप जानकारी जो दे रहे थे उसको तो कंटिन्यू करिएगा, लेकिन जिस तरह से अभी हमने सुना सुरक्षाकर्मी को, वो ये जरूर कहते नजर आए हैं कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये फायरिंग हुई थी और उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं मिला कि हम वहां से बॉडी को जो है वो रिकवर करें और वहां से लेकर के चलते बने, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और घटना इस तरह की दोबारा हो सकती थी। तो क्या सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, हम लोग जब जा रहे थे सुबह तो वहाँ पे BSF की जो टीम थी वो उधर से लौट रही थी। हालांकि हम लोग जब पहुँचे तो उस दौरान पूरा वीरान और पूरी तरह से वीरान जो है, एक जानवर तक वहाँ नहीं था। इस तरह का वो पूरा जंगल है और जिस तरह से पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है, वहाँ पे जो नदी है उस नदी को पार करके जाना और आना ही बहुत मुश्किल है। और उस नदी से जो घटनास्थल है वो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके बाद फिर पहाड़ी पे 10-12 किलोमीटर चढ़िए और उसको पार करिए। तो समझिए कि कितना मुश्किल इलाका है। दूसरा, हमने कहा भी कि उस पूरे इलाके में जैसे ही आप नदी को पारते हैं तो उस पार में नक्सलियों की पैठ है। करीब 2.5 घंटे का वक्त था, 2.5 से 3 घंटे हम लोग भी उधर है और बार बार ये हड़बड़ी थी कि नहीं अब निकलना चाहिए। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी थी कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जी मध्य प्रदेश, जी मीडिया के अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसलिए उस चुनौतियों के बीच हमने रिपोर्टिंग की। जिस तरह से अधिकारी बता रहे थे, निश्चित तौर पे जिस तरह से इनपुट्स मिले थे और इनपुट्स के आधार पे कार्रवाई हुई थी। और वो इलाका, क्योंकि अभी मैं उस इलाके से आया हूँ, माड़ का वो इलाका, बांस के बहुत घने जंगल है, बांस की पत्तियाँ टूट टूट के और ठूंठ जो बांस है वो वहाँ पे हैं और उसके बाद फिर नाला है, नाला पूरा सूखा हुआ और बड़ी चुनौती पानी की होती है। 3-4 लीटर पानी हम लोग लेकर निकले थे, बावजूद इसके ऐसा लग रहा था कि अगर 2-3 लीटर और पानी मिल जाए तो उसे भी पी ले। इतनी गर्मी, इतना पसीना वहाँ पे, क्योंकि बांस के जब जंगल होते हैं तो वहाँ पे सीधे धूप आती है, छांव जैसी स्थिति नहीं रहती है। और उस बांस के जंगल को पार करके ऊपरी पहाड़ी पे चढ़ना है, उस पार जाना है उस पहाड़ी के, और फिर पेड़ों के बीच नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम देना है। तो समझिए कि कितनी चुनौतीपूर्ण उन इलाकों में जवानों के लिए इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देना है, क्योंकि जब हम उस नक्सल ऑपरेशन के बाद जाके नक्सलियों को मार गिराया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, सत्यप्रकाश।